हेलो सर हेलो। आपने गलती से मीटिंग एंड कर दी थी। यस नहीं, कहीं दूसरे से डिलीट करके शायद हो गया होगा। एंड नहीं हुई थी मीटिंग, किसी ने न्यू अकाउंट से ओपन कर ली। सर मीटिंग इज एंडेड बाय यू। एकदम से सडन मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्या अभी मेरी वॉइस पहुंच रही है आप तक? क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? यस, आई एम हियर, आई एम हियर। चेक इट, चेक इट। यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर आ गया था मुझे लगता है। कोई बात नहीं, वीडियो अभी आ जाएगी। एक मिनट आप पेशेंस रखें, जब तक स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है उसे फटाफट नोट डाउन कर दें। टाइम बिल्कुल भी किल ना किया करें। पता नहीं किसी और ने लिंक से मीटिंग स्टार्ट कर दी थी, पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। ये लिखा हुआ आ रहा था कि समवन हैज स्टार्टेड द मीटिंग। कौन आ गया भाई हमारे अलावा फिजिक्स पढ़ाने? इनको हमारे अलावा कौन फिजिक्स पढ़ा पाएगा? आतंक मचा देंगे ये लोग तो। यस, आई थिंक चलिए भाई। हाँ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। एक और नया तरह का एक्सेलरेशन है जिसको बोला जाता है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। आपको बार बार लग रहा होगा कि सर ये बार बार ये इंस्टैंटेनियस आ रहा है, इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आज की पूरी क्लास इसी के ऊपर है भाई। हम यहाँ पे इंस्टैंटेनियस के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। इंस्टैंटेनियस वर्ड कहाँ से चुराया गया, बता सकते हो? ये वर्ड कहाँ से चुराया गया? ये वर्ड चुराया गया है किसी एक इंस्टेंट से। इंस्टेंट का मतलब होता है कोई एक पल, है ना, कोई एक मोमेंट, जिस मोमेंट को आप कैप्चर कर लो, ये वहां से चुराया गया इंस्टैंटेनियस। पता है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? डीवी बाय dt। आप बस यहाँ पे चेंज देख रहे होंगे, यहाँ पे डी के आगे वी आ गया, बस डी के आगे क्या आ गया? वी आ गया। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। एक तो ये फॉर्मूला, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एवरेज स्पीड में ये फॉर्मूला बताया था, और इसी तरीके से मैंने आपको इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था। क्या ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी? अभी 1 घंटे के अंदर जो कुछ भी हमने पढ़ा है, इन सभी चीजों को हम आपस में लिंक कर देंगे। इन सभी चीजों को आपस में लिंक कर देंगे। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर ये डी क्या है? मैंने बोला ना, अभी हम नहीं जानते ये डी क्या है, अभी तो आप सिर्फ नोट डाउन करें। अभी तो सिर्फ हमने डिफाइन किया है ये डी क्या है। सर ये कैसे करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा, सब चीज का जवाब दिया जाए। अगले 1 घंटे तक बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर के मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहे, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाए। क्लियर है भाई? आगे बढ़ा जाए तो चलिए, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, ये एवरेज एक्सेलरेशन। यहाँ पर आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, इसका आंसर दें फटाफट से। क्वेश्चन पढ़ें। मैं इंस्टैंटेनियस जितनी भी चीजें हैं उन सभी का दोबारा से जिक्र करूंगा, आप बस क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ। एक जनाब सुनिएगा, एक जनाब आंसर 0 दे रहे हैं, एक जनाब आंसर 0 दे रहे हैं। कौन है ये लोग, कौन है? बड़े तेजस्वी लोग। क्या आंसर आपका भी 0 आ रहा है क्या मेरे भाई? क्या आप भी 0 वाले हैं क्या? नंबर भी 0 ही आएंगे अगर यही हरकतें नहीं। वो कहते हैं कि एक पार्टिकल, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन में यहाँ पर ये स्पीड था या वेलोसिटी था? ये स्पीड था या वेलोसिटी था? और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है मेरे भाई, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक पार्टिकल है जो कि पहले 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है वाई एक्सिस के अलाउ,
टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, यहाँ पर ये लिख लेना कि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी लिख सकता हूँ? क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी 5 जे कैप लिख दूं तो कोई तकलीफ? बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग आंसर निकाल चुके हैं। क्या आप मुझे इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी भी बता पाएंगे? जरा ध्यान से देखना, 2 सेकंड बाद, आफ्टर द 2 सेकंड्स पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद द सेम स्पीड। भैया मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना डायरेक्शन चेंज कर दें तो जरा बताओगे क्या? क्या वो वेक्टर चेंज हो जाता? क्या वो वेक्टर चेंज हो जाता? तो यहां पर हम फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे? 5 आई कैप, क्योंकि अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को। रिप्रेजेंटेशन ये है, इस तरीके से एक एरो इधर एक एरो इधर बीच में, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला याद होगा आपको, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप डिवाइडेड बाय द टाइम, और टाइम भी आपको दिया हुआ है, वो इंटरवल जिस इंटरवल में स्पीड चेंज हुई, ये इंटरवल आपको कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड। क्या ये आपके पास आंसर आ चुका है? अगर आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाता तो आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते थे, आपसे डायरेक्शन पूछा जाता तो क्या आप डायरेक्शन भी निकाल सकते थे। जिनका आंसर 0 आ रहा था उनको एग्जाम में भी 0 नंबर मिलेंगे। लोगों को लगता है कि एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड। चिंटू भैया ने कहा सर स्पीड तो चेंज नहीं हुई है सर, पहले भी स्पीड 5 थी, बाद में भी स्पीड 5 है, आपने तो बोला, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। मैंने कहा नालायक, एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करना बोलते हैं या वेलोसिटी को चेंज करना? अगर कोई पार्टिकल पहले y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा था और अब वो x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करने लगा और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो गारंटी है, अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो उस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार है? उस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। तो दिस इज द आंसर ऑफ अ गिवन क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। कल अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ ले कि भाई साहब ये बताओ कि जो एक्सेलरेशन आपको फिजिकल क्वांटिटी दिखाई दे रही है इसके जीवन का मकसद क्या है? इसके जीवन का मकसद क्या है? एक्सेलरेशन क्या करता है? If someone will ask you कि what is the purpose of acceleration, क्या आप बता पाएंगे कि एक्सेलरेशन क्या करता है? क्या आप बता पाएंगे? हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेलोसिटी को चेंज करता है, जो वेलोसिटी को चेंज करता है। और वेलोसिटी को चेंज करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। आइदर या तो हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, या फिर हम वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर दें, या फिर हम वेलोसिटी का बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज कर दें। क्या क्लियर? क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई? क्या मेरी बातों से आप सहमत हो? कल अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक्सेलरेशन क्या करता है, क्या आप बता पाओगे? क्या आप बता पाओगे? बहुत बढ़िया। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। यहाँ पे अगर आप यूनिट लिखना चाहते हैं तो यूनिट भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपने यहाँ पर ए के बगल में ए भी नहीं लगाया, लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस तरीके से 2 एरो लगा दिए तो उसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो एवरेज ही रिप्रेजेंट करता है। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन एक टर्म है जो कि यहाँ पे बहुत बार यूज होगा। एक बात बताओ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई बोले कि एक बॉडी या एक पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या कांस्टेंट है? उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? बोथ। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, याद रखना अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका मतलब ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम किसी पार्टिकल को इस तरीके से मूव कराएं कि वो सपोज किसी एक लाइन के अलॉन्ग मूव करता रहे, लाइक दिस,
विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। क्या इसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं? क्या हम इसे यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं? याद रखिएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या चेंज नहीं होनी चाहिए? वेलोसिटी, मतलब ना तो उसका मैग्नीट्यूड और ना डायरेक्शन। वेलोसिटी को चेंज कौन करता है? वेलोसिटी को चेंज कौन करता है? वेलोसिटी को चेंज करता है एक्सेलरेशन। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्या ये बात समझ में आ रही? क्या ये बात मेरी भाई समझ में आ रही? अब देखना ध्यान से, इंटरेस्टिंग बात, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, सुन लेना ध्यान से, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उस केस में उसकी ये वैल्यू, ये क्या है? ये क्या है मेरे भाई? ये दोनों ऑलवेज इक्वल। ये मैंने क्या लिख दिया? दिमाग चलाएं, मैं नहीं बताऊंगा, ऑलवेज इक्वल। मैंने क्या लिखा कि एवरेज वेलोसिटी, क्या ये आपको एवरेज वेलोसिटी दिखाई दे रही है? और ये आपको क्या दिखाई दे रही है? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसकी एवरेज वैल्यू और इंस्टैन्टेनियस वैल्यू हमेशा बराबर होगी, ऑलवेज इक्वल। सर समझ तो आ गया सर, फील नहीं आई? फील दिलाई जाए तो जरा ध्यान से सुनिएगा। चिंटू भैया ने 10th क्लास में थोड़ी सी फिजिक्स सीखी और उस फिजिक्स को सीख करके उन्होंने एक कार बनाई। उन्होंने क्या बनाई? एक छोटी सी कार बनाई, हाइब्रिड कार। लेकिन चिंटू भैया ज्यादा फिजिक्स जानते तो थे नहीं, तो वो कार तो बना लिए, लेकिन उस कार का डायरेक्शन कैसे चेंज करना है वो भी भूल गए, और उस कार की स्पीड को कैसे चेंज करना है वो भी भूल गए। मतलब चिंटू भैया ने जो यहाँ पे कार बनाई, सुनिएगा ध्यान से, चिंटू भैया ने एक बढ़िया सी छोटी सी कार बनाई अपने लिए, क्योंकि कभी कभी चिंटू भैया को घूमने भी जाना होता है, तो उन्होंने एक कार बनाई, बढ़िया शानदार। ठीक है, अब चिंटू भैया ने कार बनाते समय उनको ये नहीं पता था कि इस कार का डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं, कार की स्पीड कैसे चेंज करते हैं। मतलब चिंटू भैया ने जो कार बनाई है, उस कार के साथ एक हरकत है कि ये कार हमेशा एक ही वेलोसिटी से चल सकती है, एंड दैट वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये चिंटू भैया की कार है। एक तो पहली बात, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगी, मतलब स्टेयरिंग नहीं है भैया, समझ रहे हो? और दूसरी बात, उसकी वेलोसिटी को भी तुम चेंज नहीं कर सकते। सामने अगर स्पीड ब्रेकर आ जाए, चाहे सामने दीवार आ जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चिंटू भैया की कार है ना भाई, एक नॉर्मल कार नहीं। और ये कार हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कैसे चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। तो आपका जो स्पीडोमीटर है, क्या वो स्पीडोमीटर हमेशा आपको 10 मीटर पर सेकंड ही दिखाएगा? क्या वो स्पीडोमीटर आपको हमेशा 10 मीटर पर सेकंड दिखाएगा? बहुत बढ़िया बात। और अगर हमेशा उसकी स्पीड 10 है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका एवरेज भी तो 10 ही निकल के आएगा। उसका एवरेज भी क्या निकल करके आएगा? 10 ही निकल करके आएगा। कुछ लोगों ने कहा सर मजा नहीं आया। मैंने कहा एक बात बताओ, आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और आप हर ओवर में 5 रन बनाते हैं, हर ओवर में 5 रन बनाते हैं, हर ओवर में आप 5 रन बनाते हैं, तो आपका रन रेट पर ओवर क्या है? आपका रन रेट पर ओवर क्या है? 5 है। क्लियर है? अरे है या नहीं है? 5। अगर आप हर ओवर में 5 रन बना रहे हैं तो आपका रन रेट पर ओवर क्या है? वो भी 5। और अगर आप एवरेज वैल्यू भी निकालना चाहें, उसकी एवरेज वैल्यू भी निकालना चाहें तो वो भी तो 5 ही आएगी। एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? मान लो आपने 10 ओवर तक बैटिंग करी और 10 ओवर में जो रन बनाए वो कितने बनाओगे? 5 × 10 50 रन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ओवर डिवाइड बाय 10, तो ये भी 5 आ। मतलब अगर कोई चीज कांस्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये दोनों वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। क्लियर है? ये दोनों वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। बहुत बढ़िया। तो चिंटू भैया की जो कार है उसकी एवरेज स्पीड एज वेल एज उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी सेम होगी। और इसी बात को वेलोसिटी के टर्म्स में बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि चिंटू भैया की कार की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम होंगी। दोनों क्या होंगी?
सेम होंगे। क्लियर है? ओके, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी जरूरत पड़ेगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो उस केस में हम डायरेक्टली वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं। ये आपको मैंने वेक्टर में बताया, लेकिन मैंने वहां पर ये नहीं बताया था कि ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन अब याद रखना कि दिस एक्सप्रेशन इज ओनली वैलिड व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मतलब अभी मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकता हूं? किसी ने कहा कि सर ये कौन सी वाली वेलोसिटी है, एवरेज वाली या इंस्टेंटेनियस? हमने कहा कौन सी भी ले लो बे, दोनों बराबर है। एवरेज लिखना चाहो तो एवरेज लिखो, इंस्टेंटेनियस लिखना चाहो तो इंस्टेंटेनियस लिखो, दोनों क्या है, बराबर है मेरे भाई। क्या ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है? क्या ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है मेरे भाई? क्यों गरीबों, क्या ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है? बच्चे बोल रहे हैं यस, बच्चे बोल रहे हैं यस, ये चिंटू भैया है, ये चिंटू भैया है। नहीं, ये तभी वैलिड है जब मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। जब पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ड्यूरिंग द मोशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के दौरान उस समय बीच इंटरवल में अगर उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। उसी तरीके से यहां पर एक और फॉर्मूला सुनिएगा, v बराबर s अपॉन टी। यहां पर s बराबर v इंटू टी। यहां पर s क्या है, डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़े, लेकिन आपने पढ़े तो थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये कब लगते हैं, लेकिन आज पता चल गया। आज पता चल गया डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इंटू टाइम पढ़ा है। क्या ये फॉर्मूला तुमने बचपन में पढ़ा था, कभी देखे हो मेरे भाई लोग? ओ गरीबों, क्या ये फॉर्मूला तुम कभी देखे उससे पहले? क्या डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, क्या ये फॉर्मूला पहले देखा है? लेकिन याद रखना कि ये फॉर्मूला कब वैलिड है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन की। तो ये याद रखना, ये गलती मत कर देना, क्योंकि आगे जाकर के एक्सेलरेशन भी होगा। जब एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। बच्चों को ये तो पता होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कब होता है। चाहे ये वाला फॉर्मूला चिंटू भैया की कार के लिए वैलिड है, तुम्हारी वाली कार के लिए वैलिड नहीं। अगर तुम अपनी कार चलाओगे तो उस कार की स्पीड लगातार बढ़ेगी घटेगी, घटेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी घटेगी, स्पीड ब्रेकर आएगा घटेगी, एकदम से सपाट खाली रोड हाईवे मिल जाएगा एकदम से स्पीड बढ़ेगी। तो क्या उस केस में हम ये फॉर्मूला लगा देंगे क्या? क्या वो यूनिफॉर्म मोशन है? अब पूछ रहे हैं कि सर नॉन यूनिफॉर्म में क्यों वैलिड नहीं होगा, ये सब आगे जाकर के बताया जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में कैसे वैलिड हो जाएगा जब वेलोसिटी लगातार चेंज ही हो रही है टाइम के साथ? तो क्लियर? क्या मेरी बात समझ आ चुकी है आप लोगों को? तो आपको याद ये रखना है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर आप वेलोसिटी इंटू टाइम और डिस्टेंस बराबर आप स्पीड इंटू टाइम तभी लगा सकते हैं जब आपका मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। और यहाँ पर ये वैल्यूज आप इंस्टेंटेनियस भी ले लें या एवरेज ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? चलिए, अब आपके लिए यहाँ पर एक सवाल ये रहा, इस सवाल को फटाफट से सॉल्व करें। देखिए, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वो वाले फॉर्मूले तो हमेशा ही वैलिड है ना। यहाँ पर ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड इनटू टाइम लिख रहे हैं ना, ये तभी लिख रहे हैं जब मोशन यूनिफॉर्म है। फर्स्ट पार्ट का आंसर बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन का। काफी सारे लोग आंसर निकाल रहे हैं, कुछ लोग अभी भी अटके हुए हैं। क्वेश्चन को समझने का कोशिश करें। आप सपोज आगरा से कोटा जा रहे हैं, सर आप आगरा से कोटा ही क्यों जाते हैं? ठीक है, आगरा से कोटा आते समय बीच में मान लो कोई एक शहर पड़ा, ठीक है, और सपोज उस शहर का नाम है जयपुर। क्या नाम है? जयपुर। क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करें, ठीक है।
क्या बोला? अ पार्टिकल travels half interval of its journey with the speed of v1 and the next half interval of its journey with the speed of v2. एक पार्टिकल है जिसे अगर टोटल टाइम t लगता है, टोटल टाइम सपोज यहां से आगरा से कोटा पहुंचने में उसे टाइम t लगता है, तो उसने आधा इंटरवल कितना होगा? t/2 और अगला t/2। तो अपने आधे इंटरवल तक तो उसकी स्पीड v1 रही और उसके बाद अगले आधे इंटरवल तक उसकी स्पीड v2 रही। अब आपसे यहां पर ये पूछा जा रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड बताओ क्या रहेगी। तो देखो सिंपल सी बात है भैया, आगरा से चले, जयपुर तक पहुंचे, फिर हमने जयपुर में गाड़ी वाड़ी रोकी अपनी, ठीक है, चाय वाय पी, फिर चल दिया, ठीक है। मतलब ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, हम लगातार चल रहे हैं, गाड़ी वाड़ी कहीं नहीं रोक रहे, ठीक है। आधा इंटरवल आप v1 से चले हैं और अगले आधे इंटरवल आप v2 से चले, ठीक है, टोटल टाइम आपको t लगा है। तो एक बात बताओ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बात बताओ, अगर आप स्पीड v1 से t/2 टाइम के लिए चले हैं, तो ये वाला जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस आप क्या लिख सकते हैं? देख करके बताना, ये वाला डिस्टेंस आप क्या लिख सकते हैं? अगर आपकी स्पीड v1 रही और टाइम t/2, तो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये डिस्टेंस होगा v1 इंटू t/2, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। सिमिलरली इस वाले डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हैं? ये वाला डिस्टेंस, इस वाले डिस्टेंस को आप देख के समझ पा रहे होंगे, इस दौरान स्पीड है v2 और टाइम भी लगा t/2। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है भाई? तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने? आगरा से जयपुर में आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया v1 इंटू t/2 प्लस जयपुर से कोटा में आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना है? v2 इंटू t/2। क्लियर? एंड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इज t। कुछ स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, उन्होंने कहीं पुरानी किताबों से कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बस वो उससे आंसर देने लगते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, हाफ इंटरवल का मतलब हाफ टाइम ही होगा, हाफ डिस्टेंस तो नहीं होगा, इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। आई कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग। इंटरवल किसके लिए डिफाइन होता है? डिस्टेंस के लिए डिफाइन होता है क्या? तो यहां से आप देख पा रहे हैं, टी को अगर कॉमन ले लेंगे तो टी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये वैल्यू आपकी क्या निकल कर आ जाती है? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द आंसर ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। दिस इज द एवरेज स्पीड। क्लियर? समझ में आया कैसे किया? समझ में आया कैसे किया? हाफ ऑफ द इंटरवल उसकी स्पीड v1 रही है और नेक्स्ट हाफ इंटरवल उसकी स्पीड v2 रही। क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है, क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है, अपने हिसाब से नहीं करते कि सर डायरेक्टली दोनों का एवरेज ले लेते। अगर ये इंटरवल हाफ नहीं होता तो उस केस में आपका आंसर अलग भी आ सकता था। इसलिए टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करें, उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, यू विल गेट द आंसर। ओके, दिस इज द एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जो लोग आंसर दे रहे थे ना, कुछ लोग फर्स्ट पार्ट का, वो इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन को पढ़ो। हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद द स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी। अब इसने जर्नी को ब्रेक किया, मतलब अब यहां पर डिस्टेंस को ब्रेक किया गया। बताएं इसका आंसर क्या होगा? सॉल्व करें। मतलब सपोज आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं और यहां पर एक बीच में एक मिड पॉइंट आएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और सी यहां पर कोई मिड पॉइंट है। सी इज द मिड पॉइंट। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, सी उसका मिड पॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी अगर एल है तो सी से बी की दूरी भी एल रही होगी। क्या ये बात समझ आ रही? ए से सी जाते समय उस गिवन पार्टिकल की जो स्पीड है वो बेटा v1 रही और सी से बी जाते समय उस पार्टिकल की जो स्पीड है वो v2 रही। क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी, अपनी जर्नी का आधा रास्ता
उसने ट्रेवल किया है विद स्पीड v1 और नेक्स्ट हाफ ऑफ इट्स जर्नी, अपनी जर्नी का अगला रास्ता उसने ट्रेवल किया है विद स्पीड v2। हमसे अब एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए? सिंपल सा फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द नीड फॉर एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? क्या एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए? क्या टोटल डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है l प्लस l 2l हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल टाइम। एक बात बताना, ए से सी जाने में समय कितना लगेगा? ए से सी जाने में समय कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और सी से बी जाने में समय कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो दोनों ही केस में है। तो आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड लिखने जा रहा हूँ। एवरेज स्पीड क्या लिखूंगा? तो टोटल डिस्टेंस है बेटा 2l अपॉन टोटल टाइम, एंड द टोटल टाइम इज व्हाट? l अपॉन v1 प्लस l अपॉन v2। यहाँ पर l कॉमन आ जाएगा, उसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यही वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। देखिए क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? तौफिक भाई अभी पढ़ाई कर लो, नहीं तो अगर यही हरकतें रही तो मुझसे फिर पढ़ नहीं पाओगे तुम ऑफलाइन। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसको l/2 क्यों नहीं लिया? मैं कह रहा हूं आप l/2 भी ले लोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। आप एक बार खुद से करके देखिएगा घर पे। एक काम करिएगा, a से c वाला डिस्टेंस भी l/2 ले लीजिएगा और c से b वाला डिस्टेंस भी l/2 ले लीजिएगा। क्या उस केस में भाई साहब आपका आंसर अलग आएगा? क्या उस केस में आपका आंसर अलग आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल सेम ही आएगा। बस ये है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी गंदी हो जाएगी क्योंकि फ्रैक्शन ऐड करना नहीं आता। अगर मैं आपको बोलूं 3/4 प्लस 1/2 बताओ तो आपको टाइम लगेगा सोचने में। अगर मैं वही पूछूं 3 + 1 बताओ तो 3 + 1 बहुत प्यार से बता दो। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बेटा, इसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने यहाँ पर a से c का डिस्टेंस भी l ले लिया है और c से b का डिस्टेंस भी l ले लिया है। अगर तुम्हारा मन करे तो इसको l/2 ले लो, इसको भी l/2 ले लो, आंसर सेम आएगा। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान रखो, जब यहाँ पे टाइम रखोगे टाइम, तो टाइम की वैल्यू l/2 अपॉन v1 रखना। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, क्या ये समझ में आया? जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था, तो कुछ चिंटू भैया ये आंसर दे रहे, कुछ चिंटू भैया ये वाला आंसर दे रहे। अरे भैया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने किसको ब्रेक किया है? टाइम को या डिस्टेंस को? टाइम को ब्रेक किया मेरे भाई या डिस्टेंस को? टाइम को, मतलब हाफ ऑफ द जर्नी उसकी स्पीड v1 है और नेक्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी उसकी स्पीड v2 है। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर डिस्टेंस को ब्रेक किया। इसलिए आप देख पा रहे हैं इन दोनों ही क्वेश्चंस में आपके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। आंसर्स क्या आ रहे हैं? अलग अलग। यहाँ पर एक ओम किशोर भाई साहब है, वो हमसे पता है क्या बोल रहे हैं कि सर आप अपना चार्जर हटा दीजिए क्योंकि आपका आईपैड फुल चार्ज हो गया। अगर बेटा तुम्हारी यही हरकतें रही तो 2 साल में तुम इतने बढ़िया तरीके से चार्ज हो जाओगे कि आईआईटी का पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, उसका ख्वाब देखना भी तुम्हें पाप लगेगा। समझ रहे हो? बिल्कुल सही बात। स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या ये सारा का सारा मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है? हाँ बेटा स्ट्रेट लाइन में हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक अगले टॉपिक की तरफ, जो कि पूरा डिफरेंट टॉपिक है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं इशारा किसकी तरफ कर रहा हूं, मैं इशारा किसकी तरफ कर रहा हूं। Now we are going to study about the differentiation। देखिए डिफरेंशिएशन जो है वो आपको काफी डिटेल में 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, काफी बड़ा चैप्टर है कैलकुलस का। ठीक है, अभी 11th क्लास में तो हम सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारा फिजिक्स का काम हो जाए, और हम यहाँ पे ज्यादातर मैथमेटिकल प्रूफ्स वगैरह नहीं देखेंगे। हम सिर्फ उसका मतलब समझेंगे और डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है बस उतना सीख करके आगे बढ़ जाए। हम उसकी डेप्थ में भी नहीं जाएंगे। डेप्थ में कब जाएंगे? जब हम 12th क्लास में होंगे, जब हम वहां डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होंगे, वहां पे एक चैप्टर का ही नाम है, तो वहां पर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ने वाले हैं जितना हमारे काम का है। ठीक है,
चलिए, तो देखिए डिफरेंशिएशन को समझने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का आपको आइडिया देना चाहता हूं। देखें, अभी तक जो पढ़ा उससे इसका कोई लेना देना नहीं। मान लो y बराबर, सपोज आपको कुछ दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1, ये y कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस टाइम दी है, टी स्क्वायर प्लस 1 सब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो y है, y वो किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। मतलब t की अलग अलग वैल्यूज के लिए यहाँ पे y की अलग अलग वैल्यू आई। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मतलब मैं यहाँ पर इस तरीके से बोल सकता हूँ कि सपोज ये मेरे पास एक इस तरीके का सिस्टम है, टी स्क्वायर प्लस 1, यहां से मैं t की वैल्यू इनपुट करूंगा और यहां से मुझे y मिलेगा। यहां से क्या मिलेगा, मुझे y मिलेगा। आप t की अलग अलग वैल्यू डालते जाएं, आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे t और यहाँ पे y, अगर मैं आपसे कहूं कि t की वैल्यू 0 है तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे t बराबर 0 पुट करो, t बराबर 0 पुट करोगे तो y अपने आप क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं बोलूं यार t की वैल्यू जब 1 है 1, तो बताओ y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है। t की वैल्यू 2 है तो देखो t बराबर 2 यहाँ पे पुट करो। ये सब तो करना आता होगा बचपन में, बहुत मजा आ रहा होगा सर, पहली बार कुछ समझ में आ रहा है पहली बार समझ आ रहा है तुम्हें, है? अगर t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, देखो ये मैथ्स में लिखने का तरीका होता है, जो हम चीज लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं वो डिपेंडेंट है। वो क्या है, डिपेंड। वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, टी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे टी की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमें वाई की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएंगी। पता है मैथ्स में इसी चीज को कैसे लिखा जाता है, इसी को लिखने का तरीका ये होता है, वाई एज अ एफ ऑफ टी। सर ये एफ कहां से आ गया, इसको पढ़ने का तरीका होता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी। अभी मैथ चल रही है, बिल्कुल आप ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। अभी कुछ भी ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है, जो बोल रहा हूँ बस सुनते जाओ। अभी आपको अगले 15 मिनट तक सिर्फ देखना है, सुनना है, नोट डाउन करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा y एज अ फंक्शन ऑफ t, जो f ऑफ t जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि y किस पे डिपेंड कर रहा है। आप t की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाएंगे। यहाँ पर ये गलत लिख दिया भाई, ये 4 नहीं होगा, ये 5 होगा, है ना। आप यहाँ पे t की अलग अलग वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग y मिलता जाएगा। तो मैथ्स में इसको पढ़ने का तरीका होता है, मैथ्स में इसी चीज को पढ़ने का तरीका होता है कि जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपको t दिखाई दे रहा है, t को बोला जाता है डिपेंडेंट, सॉरी t नहीं, y। जो y है उसको बोला जाता है क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। सर डिपेंडेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये t की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे जो t दिखाई दे रहा है, t, उसको बोला जाता है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ नोट डाउन करते जाइए सब कुछ, जो भी स्क्रीन पे लिखा जा रहा है हर चीज नोट डाउन करनी है, हर चीज इंपॉर्टेंट। y जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, t जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिखा गया है उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। अब देखना एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। मैं आपसे पूछूं फाइंड द, क्वेश्चन सुनना, यही क्वेश्चन है ऊपर वाले के लिए, फाइंड द एवरेज rate of change of y when t changes from t equals to 1 to t equals to 3, t equals to 1 to t equals to 3। y यही है, ये वाला फंक्शन है आपके सामने, यही सेम फंक्शन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझें क्या बोला जा रहा है, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, आपसे बोला जा रहा है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y व्हेन t चेंजेस।
तो देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रेट ऑफ चेंज। y किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर। तो पता है इस एवरेज रेट ऑफ चेंज को कैसे लिखते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज को लिखने का तरीका क्या है, द चेंज इन y, जिसको मैं डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अपॉन जिस पर वो डिपेंड कर रहा है, जैसे यहाँ टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो अपॉन डेल्टा टी, ये रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द वे। अगर मैं बोलता हूं कि किसी का चेंज बताओ, यहाँ पर मुझे y का चेंज निकालना है, कब, जब t की वैल्यू 1 से 3 होगी, तो उसको लिखने का तरीका क्या है कि जब t की वैल्यू 1 से 3 हुई, इतने में y में कितना चेंज आया और t में कितना चेंज आया। क्या आप ये कैलकुलेट कर पाओगे? आपको पता है ऑब्वियस सी बात, यहां पर हम लिखेंगे जब t इक्वल टू 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, आपको पता है जब t इक्वल टू 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू 10 आ रही है, और जब t इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ये कैसे लिखा समझ में आ रहा है, क्योंकि y बराबर क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1। तो बताओ यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ चेंज लिखना है, तो चेंज y में कितने का हुआ, y की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो गई, y की वैल्यू t इक्वल टू 1 पे 2 थी मेरे भाई, t इक्वल टू 1 पे 2 थी मेरे भाई, और t इक्वल टू 3 पे 10 हो गई। तो y में कितने का चेंज आया, 10 माइनस 2, क्लियर, अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल बताओ जिसमें इंटरवल में ये चेंज आया है, वो इंटरवल क्या लिखोगे, 1 3 या 2, 1 3 या 2, इंटरवल, इंटरवल होगा 3 माइनस 1, 2 सेकंड के इंटरवल में ये चेंज आया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो चेंज है ये आपका कितने का चेंज हो गया, दिस इज द चेंज ऑफ द पोल। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज। किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज अगर हम किसी इंटरवल में निकालते हैं, जैसे यहाँ पे वो इंटरवल क्या था, t इक्वल्स टू 1 टू t इक्वल्स टू 3, इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या मेरी बात मेरे गरीब भाई बंधु सबको समझ में आ गई है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हलवा हलवा चीजें चल रही हैं? क्या एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, ये बात समझ आई? अगर कहीं पे बोल दिया जाए कि आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, क्या वो क्वेश्चन तुम देखते ही छोड़ दोगे? क्या वो क्वेश्चन तुम देखते ही छोड़ दोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई पूछी जाएगी, क्या निकाल पाओगे? एवरेज हमेशा इंटरवल में डिफाइन होता है। अब देखना, सपोज यहां पर ये जो डेल्टा टी है, क्या डेल्टा टी, ये डेल्टा टी क्या था, यहां पर टाइम इंटरवल। अगर ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो जाए, सुनिएगा ध्यान से, ये टाइम इंटरवल क्या हो जाए, बहुत स्मॉल। सर कितना स्मॉल? मैंने कहा जितना तुम्हारी सोच है उससे भी ज्यादा छोटा है। सर सर दोबारा बताओ सर, सुनने में मजा आ गया। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, जितना तुम्हारी सोच है उससे भी ज्यादा छोटा। सर कितना छोटा? मैंने कहा डेल्टा टी इतना छोटा हो जाए कि डेल्टा टी हो जाए 0.0000, तुम जितने जीरो लगा सकते हो अप टू द इंफिनिटी उतने जीरो लगा दो, और उसके बाद लगा दो 1, उसके बाद क्या लगा दो 1। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा टी है ये इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल हो गया। समझने की कोशिश करिएगा, कितना सर, कितना छोटा सर, कितना? मैंने कहा 0.00000, जितने जीरो लगा पा रहे उतने जीरो लगा दो, और आखिरी में 1 लगा दो। मतलब जीरो नहीं है, जीरो से ज्यादा है। सर कितना ज्यादा? थोड़ा सा ज्यादा। तो इसको अब देखो यार, इतने सारे जीरो तो तुम कॉपी में लगाओगे, इतने सारे जीरो तो तुम कॉपी में लगाओगे नहीं, आलसी लोग हो यार, तुम गरीब आदमी हो। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल है तो उसको हम dt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इस डेल्टा टी को हम dt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जरा ध्यान से देखना, अब मैं यहां पर एवरेज रेट ऑफ चेंज जो आपसे पूछ रहा था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा टी, यहां पर अगर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत स्मॉल कर दी जाए तो उसको रिप्रेजेंट पता कैसे किया जाता है? ये मैथ्स में आगे जाकर के पढ़ोगे, लिमिट डेल्टा टी एरो बना करके 0, ये रिप्रेजेंटेशन है। देखो ध्यान से, ये रिप्रेजेंटेशन है, डेल्टा टी एरो बना करके 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी है एंड इट इज अप्रोचिंग टू 0।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीरो है, इसका मतलब है कि वो जीरो के बहुत करीब है। सिर्फ कितना करीब है? जितनी छोटी तुम्हारी सोच हो सकती है उससे भी ज्यादा छोटा है। मतलब इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो पता है इस क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में? अब डेल्टा टी अगर बहुत स्मॉल है तो याद रखना, अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल है तो उस डेल्टा टी को, इस ट्रायंगल को हटा देते हैं और ट्रायंगल की जगह वहां पे लगा देते हैं डी टी। अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल है तो ट्रायंगल हटा देते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन मैथमेटिक्स। उस ट्रायंगल को हटा के यहाँ लगा देते हैं डी, उसको हटा के यहाँ लगा देते हैं डी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? डी का मतलब क्या है? चेंज। लेकिन चेंज बहुत स्मॉल। कितना स्मॉल? बहुत स्मॉल। जितना सोच सकते हो उससे भी ज्यादा स्मॉल। क्या सहमत हो? सहमत हो? बहुत बढ़िया। तो पता है इसी चीज को लिखने का तरीका होता है dy बाय dt। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो टी में बहुत स्मॉल चेंज आया होगा तो वाई में भी बहुत स्मॉल चेंज आया होगा। तो अगर वाई में बहुत स्मॉल चेंज आया है तो वाई के आगे जो डेल्टा लगा हुआ था, जो तुमने यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ चेंज लिखा था, जो यहाँ पे तुमने एवरेज रेट ऑफ चेंज लिखा था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, उसी को मैंने ये लिख दिया dy बाय dt। यहाँ पे जो इंटरवल है, जिस इंटरवल में तुम ये कैलकुलेट कर रहे हो वैल्यू, ये इंटरवल बहुत छोटा है और इतना छोटा हो गया तो पता है इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नॉट द इंस्टेंटेनियस रेट, सॉरी दिस इज नॉट अ एवरेज, दिस इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अब देखो आज के बाद हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं। कौन लिखे भैया? पहले एल आई एम लिमिट लिखो, फिर डेल्टा टी लिखो, फिर एरो बनाओ, फिर जीरो लगाओ। अगर किसी को आज के बाद बताना है कि आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब किसी एक इंस्टेंट पर, ये बात समझ आ रही है ये इंस्टेंट कैसे बन गया? ये समय इतना ज्यादा छोटा है, जितनी देर में तुम्हारी एक पलक झपकती है उससे भी ज्यादा छोटा है। मतलब एक पल, एक मोमेंट से भी ज्यादा छोटा है, इसलिए ये इंस्टेंटेनियस बन गया। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था आपको, ये वर्ड जो है वो कहां से चुराया गया है? ये वर्ड कहां से चुराया गया है? इंस्टेंट से। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है कि dy बाय dt इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। किसका रेट ऑफ चेंज है? ये y का। किसके रिस्पेक्ट में है? जो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है? t है, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बस आप अभी टर्मिनोलॉजी को समझते जाएं, धीरे धीरे हम कनेक्ट करना सीख जाएंगे। अभी नई टर्मिनोलॉजी है तो आपको थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखना होगा। पेशेंसफुली मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाएं, हम सारी टर्मिनोलॉजीज को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है? मैं आपके अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, इसलिए चुपचाप से टाइप वाइप ना करें। ठीक है? चलिए अब हम यहां पर आते हैं डिफरेंशिएशन। इसकी डेफिनेशन आप नोट डाउन करें। देवेश कुमार, तुम्हारी अगर यही हरकत रही तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्लास से बाहर फेंक दूंगा मैं यहां से उठा करके। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स ही हैं फिर बाद में रोते हैं जब मेरी बातों को, कहां से समझ में आएगा? चैट में टाइप करने में लगे हुए हो तुम, तो चैट ही कर लो बेटा, तुम टाइप राइटर बन जाओगे। तुम आईआईटी वाईआईटी में तुम सेलेक्ट होना कहाँ चाहते हो? तुम्हें जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उस पर कहाँ ध्यान है? तुम तो एक ही मैसेज बार बार कंट्रोल भी करने में बिजी हो तुम तो यार। करो बेटा करो, अपने मन की करो। आईआईटी में ऐसे तुम सेलेक्ट होगे टॉप रैंक के साथ। यही हरकतें इनकी रही तो कुछ नहीं होने वाला। नंबर इनके 50% भी नहीं आ रहे हैं और हरकतें बस ये करते रहेंगे। जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से नहीं दे रहे। इतनी देर से समझा रहा हूँ कि मेरी बातों को ध्यान से सुने, मेरी बातों को ध्यान से सुने, फोकस करके सुने। वो नहीं, एक ही मैसेज को 50 बार टाइप करना। और अगर यही हरकतें रही, एग्जिट एग्जिट कर दूंगा, मैंने बता दिया। और फिर उसके बाद तुम कहीं से भी परमिशन ले आना, मेरी क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता तो पता चल जाएगा उसके बाद तुम। यस, नालायक है गधे। क्या आप लोगों ने डेफिनेशन नोट डाउन करी है? क्या आप लोगों ने ये डेफिनेशन नोट डाउन करी है? जल्दी से देखें डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। अब मैथमेटिकल टूल, डिफरेंशिएशन क्या है? एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी हेल्प से
हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं। मतलब अगर हमें यहाँ पर, जैसे ये ऊपर मैं आपको बात बता रहा था, अगर ये इंटरवल मेरा बहुत छोटा होता तो उस केस में अगर मुझे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो यही क्या होता, डिफरेंशिएशन होता। क्या होता बेटा, ये डिफरेंशिएशन होता। ये एक मैथमेटिकल टूल है। जैसे आपने बचपन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के मैथमेटिकल टूल पढ़े हैं। आपने एडिशन करना सीखा था, आपने सब्ट्रैक्शन करना सीखा था, आपने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था और आपने डिवीजन करना सीखा था। फिर आपको याद होगा जब आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में आ गए तो आपको याद होगा कि वहां पर जब ये पॉजिटिव था तो इस पॉजिटिव को आपने इस तरीके से समेशन करके भी लिखना सीखा। क्या आप ये सीखे या नहीं सीखे? आपको याद होगा जब बड़ी क्लास में आए तो पॉजिटिव को आपने इस तरीके से समेशन करके भी लिखना सीखा होगा। ये जो डिफरेंशिएशन वर्ड है ना, डिफरेंशिएशन, पता है ये वर्ड कहां से चुराया गया? ये वर्ड चुराया गया इससे, डिवीजन से। ये कहां से चुराया गया है वर्ड? डिवीजन से। उसी तरीके से आप यहाँ पर एक नए मैथमेटिकल टूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस मैथमेटिकल टूल को मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ, dy by dt। ये ऊपर कुछ भी हो सकता है, y की जगह कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। y एक फिजिकल क्वांटिटी है और नीचे t भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन। जैसे एडिशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से डिफरेंशिएशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और इसका यूज कहां पर किया जाता है? जब हमें किसी भी गिवन क्वांटिटी में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना होता है। क्या निकालना होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना होता है। और वो रेट ऑफ चेंज हम बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम बाद में समझेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत स्मॉल हो गई तो दिस इज व्हाट। इसको पढ़ने का तरीका बताओ, इसको पढ़ने का तरीका बताओ। इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नाम हैं, आपको सारे नाम आने चाहिए। पता है इसको कैसे पढ़ा जाएगा? पढ़ने का तरीका, डेरिवेटिव। सी को नई टर्मिनोलॉजी है, पहली बार सीख रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा एक और तरीका है इसी को पढ़ने का, क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है टाइम ही हो। वो डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर में डी के आगे आपने क्या लिखा है। अगर आप यहाँ पे टी की जगह कुछ और लिख देते तो वो हो सकता था। मान लो यहाँ पे टी की जगह एक्स लिखा होता, क्या लिखा होता? एक्स। तो इसी को मैं बोलता डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको क्या बोलता? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? उसी तरीके से इसका एक और नाम होता है, क्या? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब देखो इसको थोड़ा सा देखो, अभी हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सर इसकी फील नहीं आ रही, अभी हमें फील नहीं लेनी है। फील आपको समय के साथ धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो भी आपको मैं समझाऊंगा, हर चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे पढ़। अभी मुझे यहाँ पर ये सीखना है कि अगर मुझे कोई भी फंक्शन दिया है तो उसे डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, उसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक, एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आगरा से चलना शुरू किए। सर हमेशा आगरा से ही चलोगे क्या? हाँ भाई आगरा से ही चले, हमारी जन्मभूमि है आगरा, है ना। आगरा, आगरा से कोटा आना था, आपके साथ आपका ड्राइवर भी था। आप आगरा से गाड़ी में बैठे और आप सो गए। आप क्या हो गए? सो गए, ठीक है। आप सो गए, आप सोते हुए अपने आराम से पहुंचे। आप यहाँ पर 6 बजे बैठे और आप सो गए और आप कुछ समय बाद कोटा पहुंच गए। जब कोटा पहुंचे तो उस समय शाम के 4 बज रहे थे। आपकी नींद लग गई गाड़ी में बैठते ही, आपकी नींद लग गई गाड़ी में बैठते ही और आप कोटा पहुंच गए। और कोटा पहुंचने के बाद आपने समय देखा 4 बज रहे हैं। आपको जर्नी में टोटल समय कितना लगा? 10 आवर्स। कितना समय लगा? 10 आवर्स।
ठीक है, आपने जब आप गाड़ी में बैठे थे तो आपने अपने गाड़ी में स्पीडोमीटर के नीचे एक रीडिंग और आती है जिसमें डिस्टेंस लिखा होता है। स्पीडोमीटर के नीचे एक रीडिंग और आती है जिसमें डिस्टेंस लिखा होता है, क्या आपने देखा है, जिसको ऑडोमीटर बोलते हैं। तो मान लो जब आप आगरा से गाड़ी में बैठे उस समय वहां पे जो रीडिंग आपको दी हुई थी, सपोज वो रीडिंग आपको 20 दी हुई, कितनी दी हुई थी, 20। मतलब आपकी जो कार थी वो सिर्फ 20 किलोमीटर चली है, अभी आपने नई कार खरीदी है, ठीक है, 20 किलोमीटर चली है। और जब आप कोटा पहुंचे तो आपने देखा कि इसकी जो रीडिंग है वो 520 दिखा रहा है। ये रीडिंग है ऑडोमीटर, कितना दिखा रहा है, 520 किलोमीटर, और यहाँ पे थी 20। तो मेरे भाई एक बात बताओ, आगरा से कोटा पहुंचने में आपने कितना वक्त लिया, आप सो चुके। आप आगरा में जैसे ही गाड़ी में बैठे आपकी झपकी लग गई, आप सो गए, कोटा आया, आपकी नींद खुली, तो आपने ये वाला मोमेंट देखा और ये वाला मोमेंट देखा। और सपोज आपको एक आपका दोस्त मिला और उस दोस्त ने पूछा, और भाई किस स्पीड से चलकर आए, और भाई किस स्पीड से चलकर आए, तो आप कैसे बताओगे, आप यहाँ पर क्या बताओगे, क्या आप उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बता पाओगे, क्या आप उसको अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। आपको सिर्फ एक इंटरवल पता है 6 बजे और 4 बजे, तो आप यहाँ पे सिर्फ ये बोलेंगे कि बेटा मेरी जो एवरेज स्पीड है दिस इज द टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस आपको समझ में आ रहा है, अभी 520 रीडिंग शो कर रहा है, पहले 20 रीडिंग शो कर रहा था, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना चला, 500 किलोमीटर, और समय आपको लगा 10 घंटे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपने निकाली, दिस इज व्हाट 50 किलोमीटर पर आवर, दिस इज व्हाट 50 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, ये 50 किलोमीटर पर आवर जो आपने बोला है ये क्या है, इट इज एवरेज और इंस्टेंटेनियस, इट इज एवरेज और इंस्टेंटेनियस, इट इज एवरेज, जो कि आप बचपन से बताते हुए आप सो चुके हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी कोटा आकर के आंख खुली, आप बोलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। क्या जब आप आगरा से कोटा आए, क्या आपकी गाड़ी की स्पीड हमेशा 50 किलोमीटर रही होगी? ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर? ये आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर आप इस स्पीड से अगले 10 घंटे तक चलते, अगर आप इस स्पीड से अगले 10 घंटे तक चलते तो आप आगरा से कोटा आ जाते। लेकिन रियल लाइफ में क्या बिल्कुल ऐसा होता है क्या, क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या, नहीं होता, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा। अब आपको पता है, चिंटू भैया को पता है कि एक बार पिछली बार जब मैं आगरा से कोटा गया था तो मैं सो गया था, अगली बार जब चिंटू भैया ने कहा इस बार नहीं सोऊंगा, तो चिंटू भैया क्या किए, ड्राइवर के बगल में आकर के बैठ गए और वो स्पीडोमीटर को लगातार देख, वो क्या कर रहे हैं, स्पीडोमीटर को लगातार देख रहे हैं और हर एक मोमेंट को कैप्चर कर, हर एक मोमेंट को क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, वो स्पीडोमीटर को देखते आ रहे हैं। तो चिंटू भैया बीच में कहीं थे, सपोज यहाँ पे थे, और पिंटू भैया ने कॉल किया, और भैया कैसे हो, और भैया कैसे हो, उन्होंने कहा मस्त है, बढ़िया है, और भैया कहाँ पहुंचे, बस पहुंच गए, जयपुर पहुंच गए, तो ये बताओ स्पीड क्या है तुम्हारी, किस स्पीड पे चल रहे हो? तो चिंटू भैया ने से पूछा गया स्पीड बताओ, तो उस इंस्टेंट पर सपोज उस समय आपकी घड़ी में 12 बज रहे थे, उस समय सपोज आपकी घड़ी में 12 बज रहे थे, क्या सपोज 11 बज रहे थे, 11 बजा देते, ठीक है, उस समय आपकी घड़ी में 11 बज रहे थे, इस इंस्टेंट पर आपसे, आपसे नहीं मतलब चिंटू भैया से पिंटू भैया ने पूछा कि आपकी कार की स्पीड क्या है, तो चिंटू भैया कैसे बताएंगे, क्या वो डिस्टेंस अपॉन टाइम से बताएंगे, या वो चिंटू भैया सीधे सीधे स्पीडोमीटर देख करके बताएंगे, बताओ, सीधे स्पीडोमीटर देखा, उनने कहा भैया स्पीडोमीटर में देखा और स्पीडोमीटर जो शो कर रहा था वो शो कर रहा था सपोज 120 किलोमीटर पर आवर, तो चिंटू ने बोला 120 की रफ्तार है। यहाँ पर जब उन्होंने बोला 120 की रफ्तार है मेरे भाई, तो ये 120 जो बोला गया, ये 120 क्या है, ये 120 क्या है, क्या ये एवरेज है या इंस्टेंटेनियस, क्या ये एवरेज है या इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस, किसी एक मोमेंट पे बोला गया, किसी एक मोमेंट पे बोला गया, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। कौन सा इंटरवल, ये वो इंटरवल जो बहुत छोटा है, मतलब 11 के आसपास है, और डेल्टा टी की वैल्यू 0.0000, जितने जीरो लगा सकते उतने जीरो लगा देना, उसके बाद 1 लगा देना। तो ये आपको जो 120 बता रहा है ये आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहा है, और जो 50 बता रहा था वो आपको एवरेज वैल्यू बता रहा है। क्या आपको ये डिफरेंस समझ में आया? इंस्टेंटेनियस हम कभी भी किसी इंस्टेंट पे फाइंड करते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वेलोसिटी, देखना ध्यान से सुनना, इफ आई विल आस्क यू velocity at t equals to 4 सेकेंड, t equals to 4 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, तो इसका मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, वेलोसिटी एट t equals to 4 पूछने का मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ,
मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस या एवरेज? इंस्टेंटेनियस या एवरेज? मैं आपसे इस मोमेंट पर वेलोसिटी पूछ रहा हूं, इसका मतलब है कि ये आपकी जो वेलोसिटी है ये इंस्टेंटेनियस होगी। अगर मैं वहीं पर यहां पर इस तरीके से सवाल पूछता, वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ये वाली वेलोसिटी क्या होगी? यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो टाइम इंटरवल है, इसको 4 की जगह कुछ और कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, 5 सेकेंड। इस केस में आपका टाइम इंटरवल कितना है? 3 सेकेंड। क्या 3 सेकेंड कोई बहुत छोटा टाइम इंटरवल है? नहीं, बहुत बड़ा इंटरवल। तो जब भी आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि वेलोसिटी इन दिस इंटरवल, वेलोसिटी इन दिस इंटरवल, तो मेरे गरीब भाई बंधु ये बताओ कि आपसे एवरेज वैल्यू पूछी जा रही है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी जा रही है? आपसे एवरेज वैल्यू पूछी जा रही है मेरे भाई, या इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी जा रही है? इसका मतलब अगर आपको इंटरवल दिया हुआ, देख लेना, अगर ऐसे लिखा हो ना वेलोसिटी इन, और आपको इंटरवल दिया हो, तो पढ़े लिखे लोग हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो आपसे एवरेज पूछना चाह रहे हैं। और एवरेज निकालने के लिए तो बहुत आसान होता है, एवरेज तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर आपसे वो इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है तो इंस्टेंटेनियस इस तरीके से पूछेगा। क्या थोड़ी बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालें सर? उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये वाला मैथमेटिकल टूल सीखना पड़ेगा कि किसी भी फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, किसी भी फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। क्लियर? आज इतना ही। एक कहानी आपको और सुनाऊंगा डिफरेंशिएशन में, वो अगली क्लास में सुनाऊंगा। अब हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि अगर हमें अलग अलग फंक्शंस दिए हो तो उन्हें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, इसकी डेप्थ में फील धीरे धीरे आएगी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि सपोज आपको यहाँ पर कोई एक फंक्शन दिया हुआ है y एज अ फंक्शन ऑफ x, जो y है वो x का फंक्शन है। अब मैं y की अलग अलग वैल्यू रखने जा रहा हूँ, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ये अभी जो भी फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ ये आपको सभी याद करने हैं, ये सारे आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। जैसे कि ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं y लिखूंगा और इस साइड में मैं उसका डिफरेंशिएशन लिखूंगा dy बाई dx। ठीक है, ये लिखता जा रहा हूँ और तुरंत ही याद होते जाने चाहिए। अगर मान लो आपको पहला, अगर y कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर, तो जब आप इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, dy बाई dx करेंगे। तो किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंशिएशन होता है 0। अगर y चेंज ही नहीं हो रहा, अगर y चेंज ही नहीं हो रहा तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो अगर कोई आपको कांस्टेंट दिया हुआ है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। पहला फॉर्मूला। अब ये याद करते जाइएगा, ये फॉर्मूले याद करने, सर कहां से आए ये सब अभी हमें नहीं सीखना। अगर सपोज y बराबर मुझे कोई x की पावर n दिया हुआ है, n यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, मुझे y बराबर x की पावर n दिया हुआ है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो पता है क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। उसका जो डिफरेंशिएशन है बेटा वो क्या होगा, जो पावर में लिखा हुआ है उसे नीचे उतारे और पावर में से 1 को माइनस करना है, x की पावर n माइनस 1। याद करते जाना ये फॉर्मूले साथ ही साथ। अभी इन पे हम सवाल करेंगे, अभी इस पे हम सवाल करेंगे बेसिक बेसिक। इसी तरीके से तीसरा, अगर मान लो y बराबर साइन x दिया होता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर साइन x को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। उसी तरीके से अगर आप cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x होता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो sec स्क्वायर x आता है। और अगर आप cot x को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस के cosec स्क्वायर x आता है।
ये आपको ये ऊपर वाले पहले ये याद कर लो, ये 4 अभी सबसे ज्यादा जरूरत इन 4 की पड़ेगी और किसी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बता रहा हूं बस उतने याद करते जाना, ठीक है। ऊपर वाले 4 याद कर लो, इसके अलावा और जिनकी जरूरत पड़ेगी वो आगे बता दिए जाएंगे आपको। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो। और यहां पर नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x और cot x को हम डिफाइन कर चुके हैं। अगर sec x को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आता है sec x into tan x, और cosec x को डिफरेंशिएट करते हैं, ये लिख लो, ये अभी याद करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। ऊपर वाले 4 याद हो जाने चाहिए, cot x। उसी तरीके से अगर e की पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक और है log। क्या आप लोगों ने मैथ्स में log पढ़ा है? क्या आप लोगों ने मैथ्स में log पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम याद रखना कि सर ने ऐसा कुछ बताया था। अगर मेरे सामने फंक्शन ऐसा हो log x और बेस में e, इसी को मैं ln x भी लिख सकता हूँ। ln x, ये वाला ln नहीं है जिसमें आप पढ़ रहे हो, ये लिखने का तरीका है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। अगर y बराबर कोई इस तरीके का लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है जिसका बेस e है, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। सर ये सब क्या बताया आपने? अभी नहीं बताऊंगा, अभी तो मैं ये कह रहा हूं ये 4 फॉर्मूले याद कर लो। ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है? x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। बस इसको बस याद कर लो, इसका यूज कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे। इसका यूज कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, ये 4 याद रखना। इसके नीचे वाले आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, वो मैं बता दूंगा कैसे याद करना, लेकिन ये 4 याद हो चुके हैं क्या? क्या ये 4 याद हो चुके हैं? ये आज आपको खुद से लिख करके देखने हैं और याद करने। और ये भी याद रखना कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक। अब सर इनका यूज क्या है? सर आपने बता तो दिए ये फॉर्मूले, लेकिन इन फॉर्मूलों का यूज क्या है? इन फॉर्मूलों का यूज, ये नंबरिंग गलत कर दी, अब ये नंबरिंग सही कर लेना यार। 1 2 3 मुझे तो आता नहीं है, तुम्हें तो आता होगा, है ना। 7 8 9 और 10। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, लेकिन हमें अपनी 11th क्लास में इससे ज्यादा किसी और फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इससे ही हमारा पूरा काम हो जाता है, इससे हम 11th क्लास के लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिजिक्स में, ठीक है। सर करें क्या, इसका यूज क्या है? देखना, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड, आपको क्या फाइंड आउट करना है? dy/dx। आपको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ y। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब मैंने यहाँ पर सपोज आपको फर्स्ट पार्ट दिया, सपोज मैंने फंक्शन दिया y बराबर एक्स स्क्वायर। मैंने आपको एक फंक्शन दिया y बराबर एक्स स्क्वायर और मैंने बोला कि इसको डिफरेंशिएट करो। तो एक बात बताओ, y बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैंने जितने आपको ऊपर फंक्शंस बताए हैं इनमें से किससे मैच हो रहा है? इनमें से किससे मैच हो रहा है? क्या ये x की पावर n जैसा फंक्शन है? अगर आप उससे कंपेयर कर पा रहे हो x की पावर n से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि x की पावर n, और यहां से देख के समझ में आ रहा है कि n की वैल्यू 2, n इज अ नंबर, n इज अ नंबर। मुझसे पूछा है y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब मुझसे पूछा है dy/dx क्या होगा। y कितना है? एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में। क्या आप इसका डिफरेंशिएशन लिख पाएंगे? अभी मैंने ऊपर बताया था इसका डिफरेंशिएशन कितना था मेरे भाई। पावर में जो भी है उसे नीचे उतार के मल्टीप्लाई कर दो और पावर में से 1 माइनस कर दो। पावर में से 1 माइनस कर दो, उसे नीचे उतार के मल्टीप्लाई कर दो। तो ध्यान से देखना, पावर में है 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। क्या यहां से ये आपके पास 2x आ गया? क्या सभी को समझ आया? क्या अभी सभी को समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पर y बराबर एक्स स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको बताना है dy बाई dx क्या होगा। क्या आप यहाँ पे dy बाई dx निकाल पाए? क्या अगर मैं इसी तरीके के आपको अलग अलग फंक्शंस देता जाऊं, आप dy बाई dx निकाल पाओगे? आप dy बाई dx निकाल पाओगे? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज लिखी हुई थी y, उनका dy बाई dx मैंने यहाँ पे लिखा है। एक जना पूछ रहे नीचे वाला dx कहाँ चला गया? नालायक dy बाई dx की वैल्यू ये लिखी हुई है, क्या बिल्कुल ही गधा है क्या? क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर x, y बराबर x, dy बाई dx निकालते दो। y बराबर 2, y बराबर 1/x, y बराबर 1/x स्क्वायर, y बराबर 1/√x। क्लास लंबी चलेगी बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल सॉल्व करना सीखना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपन को। y बराबर x की पावर 3/2, x की पावर 3/2। सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ फटाफट। आपको क्या फाइंड आउट करना है? हर क्वेश्चन में आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। मतलब हम ये कह सकते हैं, हमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है y का, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना। y बराबर हमें फंक्शन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या गरीब भाई बंधु सॉल्व कर चुके हैं? कितने पार्ट सॉल्व हुए भाई? पहला पार्ट देखते हैं, क्या फर्स्ट पार्ट का आप लोगों का आंसर आ गया? देखो मुझे dy बाई dx निकालना था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे x की पावर क्या है? 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। क्या मैं इसको 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ? आपने बचपन से पढ़ा है कि अगर कोई भी फंक्शन की पावर 0 हो तो क्या हम उसे 1 लिख सकते हैं? तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 1। नहीं आया समझ? y बराबर अगर x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। सेकंड पार्ट बताओ, सेकंड पार्ट में dy बाई dx क्या लिखोगे? क्या यहाँ पर y बराबर 2 दिया हुआ है? क्या y बराबर 2 कांस्टेंट है? अभी मैंने ऊपर एक बात बताई थी कि अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे भाई? इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। बहुत अच्छा। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? सर आपने x की पावर का बताया था, ये तो 1/x लिखा हुआ है सर, इसको कैसे करें? अरे मेरे गरीब भाई बंधुओं, क्या तुम इसे x की पावर -1 नहीं लिख सकते? क्या तुम इसे x की पावर -1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हो तो बताओ फिर तुम्हें तकलीफ कहाँ आ रही है? जब तुम इसे x की पावर -1 लिख सकते हो तो dy बाई dx निकालना, तो जो पावर में उसको नीचे उतारो, इंटू x की पावर n-1। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे n की वैल्यू -1 और एक फॉर्मूले वाला -1। तो बताओ यहाँ पर ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? -x की पावर -2। क्या इसको फर्दर सॉल्व करके यहाँ पर 1/x² लिखा जा सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो नालायक है, नालायक सर। ओ चिंटू भैया मिल गए, चिंटू भैया मिल गए। सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं कि सर 1/x को मैं ln x नहीं लिख सकता। अरे नालायको गधे, उल्टा नहीं लगाते हैं। देख रहे हैं, गजब देख रहे हैं कि ऐसे से ऐसे तो ऐसे से ऐसे भी कर देंगे। 1/x का, अबे नालायक, अगर y ln x होता तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता। 1/x का डिफरेंशिएशन ln x नहीं होगा। वाह भाई वाह, तालियां बजाई जाए भाई, सभी लोग एक साथ मिलकर के तालियां बजाएं ऐसे लोगों के लिए। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। 1/x का डिफरेंशिएशन ln x लिखेंगे क्या भाई? नहीं, उल्टा नहीं लगाते, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या 5 वाला क्वेश्चन आप बता पाएंगे?
y बराबर 1/x²। क्या आप dy बाई dx निकाल पाएंगे? क्या इसको मैं x की पावर -2 लिख सकता हूँ? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर dy बाई dx कैलकुलेट करना है तो जो पावर में उसको नीचे निकालो, x की पावर -2 -1, यहाँ से आपके पास ये आया -2 इंटू एक्स की पावर -3। देख लेना भैया, मैथ्स है, इतनी मैथ्स आनी चाहिए। अभी मैं फिजिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। -2/x का क्यूब, ये आ रहा है मेरा आंसर। क्या आप लोगों का भी आ गया? क्या आप लोगों का भी आ चुका है? बहुत बढ़िया, समझ में आया कैसे किया? एक बार बताओ, 1/√x को डिफरेंशिएट कर पाओगे? 1/√x को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, y की पावर x की पावर -1/2, x की पावर -1/2, क्या ये लिख सकते हो? अब बताओ, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें, मतलब dy बाई dx फाइंड आउट करें, तो कैसे लिखेंगे? जो पावर में उसको मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे पावर में -1/2 -1। क्या समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो यहाँ पर देखो, ये तो -1/2 रहेगा, और ये बन जाएगा x की पावर 1/2। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -√x/2। क्या सब लोग सॉल्व कर पा रहे हैं? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये वाला नहीं कर पाओगे, ये तो भैया 3/2 दिया हुआ है, ये तो देखते ही डर जाओगे। क्या ये देखते ही डर जाओगे क्या? अरे सॉरी, हाँ यहाँ पे गलती कर दी थोड़ी सी, ये यहाँ पे -1/2, तो ये हो जाएगा -3/2। क्लियर? -3/2 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या लिख सकते हैं, -1/x की पावर 3/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्शन कर लेना अगर जिन लोगों ने गलत लिख लिया है, कि -1/2 -1 है, तो ये -3/2 हो जाएगा। ये बताओ 7th वाला क्वेश्चन, 7th वाला बताओ क्या होगा? क्या 7th कर पाओगे? जल्दी बता दो यार, फटाफट सॉल्व करो। dy बाई dx की वैल्यू बताओ क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? पावर उतर आएगी नीचे, और यहाँ पर क्या है, ऊपर 3/2 पावर में, उसमें से 1 को माइनस करना है। जो भी पावर होती है उसमें से 1 को माइनस कर दो। 3/2 में से 1 को माइनस करोगे तो देखते तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या बन जाएगा, 3/2√x, मतलब x की पावर 1/2। क्लियर? हाँ, ये डिनोमिनेटर नहीं लिखा यार, ठीक है, 2 आएगा डिनोमिनेटर, एग्जैक्टली। क्या ये बता पाओगे क्वेश्चन नंबर 8 बताओ 8। क्या 8 में जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या इसी फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, x की पावर -3/2? क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे? डिफरेंशिएट करते समय जो पावर है उसको उतार लो, और पावर में से 1 को माइनस कर दो। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, -3/2 और x की पावर -5/2। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 अपॉन x की पावर 5/2। क्या क्लियर है? ओ गरीबो, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जैसे ही उनका ऑफिशियल टाइम होता है ना 11:30, वो भाग जाते हैं। बहुत बढ़िया, तुम लोग के लिए तो फायदा है, तुम्हारा कंपटीशन कम हो रहा है। क्या आप ऐसे डिफरेंशिएशन कर पाएंगे? क्या आप ऐसे डिफरेंशिएशन कर पाएंगे? अभी मैंने बहुत सिंपल सा एक ही फॉर्मूला यूज किया है बेटा, एक ही फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर। कौन सा वाला फॉर्मूला? x की पावर n। इसके अलावा हमने और फॉर्मूले यूज नहीं किए। हम इससे बड़े बड़े फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, हम इससे बड़े बड़े फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? बहुत बढ़िया, तो यहां तक कवर कर रहे हैं, बहुत आसान था, इतना पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम अपना लेवल बढ़ाएंगे और अच्छे लेवल के डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर अपन लोग फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं। एक स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर जेई एडवांस के वो 2 क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए। आप लोग लगता है हैंडआउट नहीं देखते बेटा। हैंडआउट में क्या मैंने उन दोनों क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन लिख करके भेजा था क्या? क्या डिटेल सॉल्यूशन लिख करके भेजा था क्या? क्या आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया? चलिए देख लेते हैं, कोई नहीं। शीट में आज की क्लास में इतना ही, और जो भी होमवर्क होगा उस होमवर्क को मैं आप लोगों को लिख करके दे दूंगा।
ठीक है, चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, कोई नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन में और नए नए रूल्स पढ़ेंगे, दो तीन क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप घर से करके लाइएगा। यस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? क्या आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है भाई? बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, जिन लोगों को क्लियर नहीं है प्लीज एक बार मैंने हैंडआउट में 7 जून को हैंडआउट में इन दोनों के सॉल्यूशन डिटेल में अपनी हैंड राइटिंग में लिख करके भेजे हैं, एक बार आप इसको देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आप थोड़ा सा प्लीज वीडियो सॉल्यूशन से भी हेल्प ले लिया करें, शीट का अगर क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो देखें ध्यान से। आपको यहाँ पे ए वेक्टर ये दिया हुआ है और बी वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो √3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी के बराबर है। क्या आप सबसे पहले ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, तो सबसे पहले आपने ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। आई कंपोनेंट में से आप आई को सब्ट्रैक्ट कर दें और जे में से जे को सब्ट्रैक्ट कर दें। इसके बाद आपके पास ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर्स आ चुके हैं, ठीक, एंड देन यू हैव टू फाइंड द मॉड ऑफ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मॉड ऑफ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या आप यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमने यहाँ पर फिर से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जो हमें कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को हमने यहाँ पे लगा दिया, ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसके बाद इस एक्सप्रेशन को आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपका इस तरीके का एक्सप्रेशन बन जाएगा, दोनों तरफ आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद आप देख पा रहे हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को आप 1 लिख सकते हैं। इसके बाद आप इस सॉल्यूशन को एक बार देखिएगा, आगे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है, आगे सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैथमेटिक्स है। क्लियर है मेरी बात? कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए। एक काम करूंगा, तुम अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 पे नालायक को अटके हुए हो, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन यही अटकी हुई है तुम्हारी गाड़ी। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, आज मैं इसका जो सॉल्यूशन है ना वो सॉल्यूशन लिख करके तुम्हारे पीडीएफ के साथ शेयर कर दूंगा, तो प्लीज एक बार आप उस सॉल्यूशन को देखें और समझें आपने कहाँ पे गलती करी। ठीक है, आप एक बार उस ऑप्शन को देखें और समझें आपने कहाँ पर गलती करी है। ठीक है, आज मैं सॉल्यूशन लिख करके भेज दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक, और कोई क्वेश्चन जो डिस्कस करना है? H2 और O2 आपकी ट्यूटोरियल क्लासेस में ही डिस्कस होंगी, H2 और O2 यहाँ पे डिस्कस नहीं होगी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो चलिए फिर क्लास को ओवर किया जाए, शीट कंप्लीट कर लीजिएगा पूरा अच्छे से प्रॉपर तरीके से। शीट में अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, उसका सॉल्यूशन नहीं समझ आया, तो आप उसके लिए प्लीज रेफर द वीडियो सॉल्यूशन, आप उसके लिए वीडियो सॉल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। ओवन का क्वेश्चन नंबर 48 है, उसे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ओवन का 48 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए, कीप एंजॉयिंग।
आदित्य यादव, H2 के क्वेश्चंस के लिए आप प्लीज ट्यूटोरियल क्लासेस को अटेंड किया करें, ठीक है। यहाँ पर आप एक ही बात बार बार टाइप ना करें, आपको जब बता दिया गया है कि H2 और O2 आपकी ट्यूटोरियल क्लासेस में डिस्कस होगी, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इतने समझदार हैं कि आपको ये बात एक ही बार में समझ आ जानी चाहिए। नहीं भैया, अनम्यूट नहीं किया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कुछ लेक्चर्स हटा दिए गए, तो क्या यार आप लोग एक बार एलिन प्लस पे अपडेटेड रहा करें, कोई भी लेक्चर नहीं हटाया गया है। अब आप जब अपना एलिन प्लस का अकाउंट खोलेंगे तो आपको करंट डे की ही एक्टिविटी दिखाई देगी। आप यहाँ पे लेफ्ट या राइट साइड के कॉर्नर पे जाकर के क्लिक करके आप जिस दिन की एक्टिविटी देखना चाहते हैं आपको उसके लिए वहां पे क्लिक करना होगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि एलिन प्लस में आपका जो नोटिस बोर्ड है उसमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाती है उस इन्फॉर्मेशन को देख लिया करें। किसी का कोई भी लेक्चर रिमूव नहीं हुआ है, आपको वहां जाकर के किसी पर्टिकुलर डेट पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको उस पर्टिकुलर डेट के लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक। और आज की क्लास में डिफरेंशिएशन में मैंने जो कुछ भी बताया है प्लीज आप उसको एक बार देखें, आपको समझ नहीं आए लेक्चर्स को दोबारा से देखें, ठीक है। आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना सीखना है और हमें ये सीखना है कि किसी भी फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश ना किया करें, क्लास में ध्यान से सुना करें, सबको समझ में आता है। क्या आपने वेक्टर्स के नोट्स बना लिए हैं? क्या आपने वेक्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं? बहुत अच्छे। जिन लोगों ने नहीं बनाया प्लीज बना लें। जिन लोगों के पास वेक्टर्स के शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं बना लें, अदरवाइज आगे जाकर के रिवाइज करने में आपको बहुत डिफिकल्टी फेस होगी।